गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूं। आज हम माय डियर फ्रेंड बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन यानी डेरिवेशन कर रखा है। आज हम माय डियर फ्रेंड बात करते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। आइए चलो देखते हैं। जैसा कि हमें पता है माय डियर फ्रेंड, निरक्षीय तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि निरक्षीय का मतलब क्या होता है। देखो, हमने आपको बताया था अक्षीय का मतलब होता है अक्ष पर, मतलब जैसे मान लो ये है, हम अगर ऐसी बात करें क्षैतिज, किसकी बात करें क्षैतिज, तो आपको पता होगा क्षैतिज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, किस फर्स्ट ईयर में पढ़ाया होगा आपको। क्षैतिज किसकी बात कर रही है माय डियर फ्रेंड, क्षैतिज की। तो अगर हम अक्षीय की बात करें, अक्षीय का मतलब होता है क्षैतिज, मतलब कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो रखा तो क्षैतिज है, उस वैद्युत द्विध्रुव के क्षैतिज पर कोई बिंदु मान लो, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो तो उसे बोलते हैं अक्षीय स्थिति में। लेकिन यदि उस वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर मतलब ऐसे, ऊपर का मतलब ऐसे, ऊपर वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर मतलब कौन सा, एक्स एक्सिस पे नहीं, बाई एक्सिस, मतलब उस वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर यानी ऊर्ध्वाधर जब हम करते हैं तो ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति। ये दो बातें बिल्कुल छोटी सी बात है। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है क्षैतिज और निरक्षीय स्थिति का मतलब ऊर्ध्वाधर यानी एक्स अक्ष बाई अक्ष, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, तो यहां तक आपको समझ में आया है हमें लग रहा है। ओके माय डियर फ्रेंड, ओके। अब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करते सबसे पहले हम चित्र समझते हैं। जैसा कि हमें पता है माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये वैद्युत द्विध्रुव कुछ भी मान लो, हमने मान लिया, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या मान लिया, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। जब ए भी आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है तो वैद्युत द्विध्रुव की कौन सी स्थिति, लंबाई होती है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई हमने कितनी मान ली, 12 मान ली। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई हमने कितनी मान ली, 12 दिख रही होगी। ये लंबाई कितनी है बेटा, 12 माय डियर फ्रेंड। वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई 12 मान ली। अब वैद्युत द्विध्रुव के माय डियर फ्रेंड मध्य बिंदु कितना है, ओ। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, कि कहां से, ओ से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, ये ओ है, ओ से कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, ध्यान समझना। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जहां पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ये पी यहां मतलब यहां पर, इस बिंदु पर। इतनी बात समझ में आई या नहीं? फिर समझ लो, एक वैद्युत द्विध्रुव है, जैसा कि आपको पता होगा वैद्युत द्विध्रुव है बेटा, तो पता है एक अगर निगेटिव आवेश है तो दूसरे पर पॉजिटिव आवेश होगा। एक पर अगर निगेटिव, साफ कर दो, ठीक है, एक पर यदि पॉजिटिव आवेश है तो दूसरे पर निगेटिव आवेश होगा। ये पता होगा वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई कितनी है, 12, मध्य बिंदु कितना है, ओ। इतनी बात समझ आई। और इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु कौन सा स्थित है, पी, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो, प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू जब आवेश है तो उसके कारण यहां होगा E1। मान लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कितनी मान ली, E1। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कितनी मान ली, E1। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लो, है कोई दिक्कत, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उनके दोनों एक ही मान होंगे। हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान ली, यहाँ E1 यहाँ E2 कर, ठीक है। वैद्युत तो प्लस क्यू आवेश कर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस क्यू आवेश कर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2। ओके, अब मुझे पता है। अब देखो माय डियर फ्रेंड, अब यहां से देखो, यहां पर एक आपका समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा जिसका नाम है POA यानी AOP। क्या नाम है, ध्यान समझना, ये अभी बता देते। तो एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम है AOP। क्या नाम है, AOP है। जब AOP आपका समकोण त्रिभुज है तो हमें जैसे मान लो ये वैल्यू कहां से आई, हम ये बता रहे, ये वैल्यू कहां से आई आपको ये पता करना है। तो जैसा कि हमें पता है माय डियर फ्रेंड कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग होता है तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा, यानी OP का वर्ग हो जाएगा। OP का वर्ग बराबर किसके होगा, OP का वर्ग बराबर
ओ ए के बीच की दूरी एल ही तो होगी। टोटल अगर 2l है तो ओ ए के बीच की दूरी माय डियर फ्रेंड कितनी होगी, एल। यानी ओ पी का वर्ग बराबर किसके होगा, एल का वर्ग प्लस पी और ओ और पी के बीच की दूरी कितनी है, आर, यानी आर का वर्ग, यही होगा। अगर इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ओपी का वर्ग बराबर किसके होगा, अंडर रूल माय डियर फ्रेंड किसके होगा, अंडर रूल आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। इसी के तो बराबर होगा या नहीं होगा। जो हमारा वर्ग आया है ये हमारा किसके बराबर होगा, यानी ओपी जो होगा वो किसके बराबर होगा, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा, है वो किसके बराबर होगा, स्क्वायर तो हम, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो हमारे इसी के तो बराबर होगा, ये देखो होगा। तो यानी हम ओपी किसके बराबर होगा माय डियर फ्रेंड, ओपी बराबर होगा अंडर रूल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो वही देखो ओ और पी के बीच की दूरी हो गई अंडर रूल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इधर भी ओपी, इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, सॉरी बीपी, ये सॉरी ओपी नहीं, यहाँ से गड़बड़ हो गया, ओपी नहीं, ये क्या है, एपी है, सॉरी क्या नाम है, एपी, कोई दिक्कत नहीं, ये एपी है, ये आपका क्या माय डियर फ्रेंड, एपी है, क्योंकि ओपी तो ये है, कड़ निकालना था एपी। तो ए और पी के बीच की दूरी कितनी आ गई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार बी और पी के बीच की दूरी भी सेम यही आएगी, इसीलिए ए पी के बीच की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और बी पी के बीच की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी। इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक ओके, यहाँ तक क्लियर है माय डियर फ्रेंड, ओके। यहाँ से एक बात और याद रखो कि आप लोग जब भी आप नोट्स बनाते हैं, पीडीएफ मिलती है आपको, नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में इस चित्र के बारे में थोड़ा सा लिख दिया करो ना। आप लिखते, हम इसलिए नहीं लिखते हैं कि बता देते आप लोग लिख लिया करो, ठीक है ना आप लिखो नहीं, इस चित्र के बारे में लिखना पड़ता है। कैसे, देखो बिल्कुल सिंपल भाषा, अपनी भाषा में, जैसे ए और बी आपका का वैध द्वैध्रुव है, तो कह सकते हैं माना ए बी एक वैध द्वैध्रुव है जिसके, माना ए बी एक वैध द्वैध्रुव है जिसकी अल्प लंबाई 2l है, वैध द्वैध्रुव के बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। वैध द्वैध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पे स्थित है जहां पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। बता 3-4 लाइनें कोई याद करने वाली, सभी में ऐसे ही लिखना है, चित्रों चित्र के हिसाब से लिखना है, ठीक है ना। तो चित्र जरूर लिखना जरूर है, जरूर। आगे देखो हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, जैसा कि आपको याद होगा माय डियर फ्रेंड, क्या होता है फॉर्मूला, ई बराबर 1 होता है, ई बराबर 1/4 पाई क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है या नहीं होता, पहले ये बताओ, ये इतना होता है, कितना होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। जब ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या होता है, आपको याद होगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर होता है, ठीक, ओके, इतना तो सबको याद होगा। इंटू में क्या होता है, इंटू में होता है क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, इंटू में होता है क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सही है। तो हमने क्या बताया, यहाँ से आपका एक होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इतना होता है। अब मुझे पता है माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मुझे पता है माय डियर फ्रेंड कि इस जगह ई की जगह ई बार रख दिया, ध्यान समझना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रख दिया, क्यू की जगह क्यू रख दिया, लेकिन यहाँ बीच की दूरी आर नहीं थी, क्या थी, बीच की दूरी अभी हाल हमने एपी बताया था, एपी बराबर हमने क्या बताया था अभी हाल आपको माय डियर फ्रेंड, एपी बराबर हमने आपको बताया था, एपी बराबर अंडर रूल आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। याद आया माय डियर फ्रेंड, हमने क्या बताया था, हमने आपको यहाँ पर बताया था AP बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बताया था। अब जब माय डियर फ्रेंड यहाँ आर स्क्वायर की जगह AP रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या माना गया, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक इज दैट क्लियर, यहाँ तक माय डियर फ्रेंड क्लियर है। चलो आगे चलो, प्लस क्यू आवेश का, इसी प्रकार जब हम प्लस क्यू की बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, तो माइनस क्यू आवेश का बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दोनों देखो, देखो ऐसा हमारा वैद्युत था, चाहे हम इधर से बात करें चाहे हम इधर से बात, तो दोनों तरफ कण कैसी थी, बराबर थे। जब बराबर थे दोनों के मान भी आपस में कैसे आएंगे, बराबर आएंगे, यानी हमारा E1 बराबर और E2 बराबर क्या आ जाएगा,
E1 आएगा। तो E2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या लिखा E2 लिखा, तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² प्लस r²। अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड, ये जो E2 है वो किसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं E2 किसके बराबर है माय डियर फ्रेंड, तो हम कह सकते हैं ये E1 के बराबर है। किसके बराबर है, E1 के। ये किसके बराबर है, E1 के बराबर है। कौन, तो हम ये कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड जो E2 है वो हमारे E1 के बराबर, ठीक है। E2 हमारे E1 के बराबर है। आगे चलते हैं। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखो ये कहां से आया, देख लो ये यहां से आया। ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, देखो एक देख लो, जैसे मान लो ये मेरा वैद्युत द्विध्रुव है, ध्यान समझना, थोड़ा रफली बना रही, ऐसे बन गया, ऐसे बना वैद्युत द्विध्रुव। तो इधर से कितना कोण बना रहा था, थीटा कोण पर था, और इधर से कितने कोण पर था, थीटा कोण पर था। तो हम ये कह सकते हैं जो E1 था, यहां से E1 ऐसे ही हो E1, हम ये कह सकते हैं जो E1 था वो भी थीटा कोण पर था, और जो E2 था वो भी थीटा कोण पर था। किस पर था माय डियर फ्रेंड, थीटा कोण पर। और किसके साथ लेना, कण और आधार के साथ लेना। कण और आधार किस में आता है, कॉस में। किस में आता है माय डियर फ्रेंड, कॉस में। फिर देख लो E1 और E2 जो थे वो वैद्युत द्विध्रुव के साथ कौन सा कोण बना रहे थे, थीटा कोण बना रहे थे। तो E1 और E2 ये किसको डिनोटेट करते हैं, कण को। जब ये कण को डिनोटेट करते हैं, हमें चाहिए आधार, आधार और कण किस में आता है, कॉस में। बस ये लाइन अगर समझ में आ गई तो बिल्कुल आपको डेरिवेशन समझ में आ जाएगा माय डियर फ्रेंड। तो यहां से बन गया ई बराबर E1 कॉस थीटा, हमने बताया था E1 जो है वो कॉस थीटा कोण पर है, किसके आधार से, क्या, कॉस। तो हो गया E बराबर E1 कॉस थीटा, E बराबर E1 कॉस थीटा, और प्लस क्या बन गया, E बराबर E1 कॉस थीटा, प्लस में क्या बन गया माय डियर फ्रेंड, प्लस में आपका बन गया है क्या, प्लस में आपका बन गया प्लस E2 कॉस थीटा। हमने क्या किया, देखो E1 कॉस थीटा और प्लस E2 कॉस थीटा, हमने क्या किया माय डियर फ्रेंड, इनके मान जोड़ दिए। कैसे, देखो 2, अभी हाल हमने बताया था जो E2 है वो किसके बराबर, E1 के बराबर है, बताया था अभी पीछे हमने क्या बताया था, अभी जब वैल्यू निकाली थी माय डियर फ्रेंड, हमने बताया था जो E1 है वो किसके बराबर है, E2 के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों के मान आपस में कैसे हैं, बराबर। तो हमने इस E2 की जगह क्या रख दिया, यहां पर हमने रख दिया माय डियर फ्रेंड E1, क्या रख दिया, E1। तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा दोनों जोड़ दिया तो बन गया कैपिटल E बराबर 2E1 cos थीटा, क्या बन गया, 2E1 cos थीटा। तो E बराबर, देखो ये दो 2 जो थे 2 रख दिया इंटू E1 का मान धर दिया 1/4πε0 Q/√r² प्लस l² इंटू l/√r² प्लस l² रख दिया। ये जो cos थीटा का मान है ये यहां से आ गया l/√r² प्लस l²। ठीक है, ये कहां से, ये इतनी बात समझ में आई माय डियर फ्रेंड, समझ में आई क्या नहीं आई, फिर नहीं आई देख लो। जैसे मान लो ऐसे करके था, ये हमारा थीटा कोण बन रहा था, बीच में बन रहा था ये बीच, और ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक L था, हमें कॉस चाहिए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताओ फॉर्मूला, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। तो थीटा के सामने वाला लंब था, पीछे चित्र में देख लेना, तो ये लंब था, लंब नहीं आधार चाहिए, आधार कितना हो गया L, और कण कितना था, कण हमने निकाला था वही AP, तो कण हमारा कितना था r² और प्लस l²। क्या था माय डियर फ्रेंड, कण हमारा कितना था माय डियर फ्रेंड, cos थीटा बराबर l/√r² प्लस l²। वही हमने cos थीटा का जो मान था ये रख दिया, कितना रख दिया माय डियर फ्रेंड, l/√r² प्लस l² रख दिया। इसके बाद माय डियर फ्रेंड E बराबर क्या रख दिया, कैपिटल E बराबर ये इस 2 को हमने इसके साथ मिला दिया। हम माय डियर फ्रेंड क्या किया, 2Q और L, माय डियर फ्रेंड मेरी कहने का मतलब 2QL, इन तीनों को एक साथ मिला दिया तो बन गया कैपिटल E बराबर 1/4πε0 2QL बटे r² प्लस l² की पावर 3/2। कैसे, देखो माय डियर फ्रेंड ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे लिखा हो x और इंटू करके क्या लिखा हो x, फिर समझना, यहाँ लिखा हो x और फिर इंटू करके √x लिखा हो, तो गुणा में पावर जुड़ती हैं, तो इस पर पावर कितनी है 1, और जिस पर अंडर लिखा हो तो माय डियर फ्रेंड उस पर पावर कितनी होती है 1/2, दोनों को जोड़ देंगे तो 1 प्लस 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा x की पावर 3/2। कितना आंसर आ जाएगा, x की पावर 3/2। माय डियर फ्रेंड क्या बताया, इस पर जो इसका मान आ जाएगा वो आ जाएगा x की पावर 3/2। ठीक है, तो वही हमने इन दोनों पावरों को जोड़ दिया तो आ गया r² प्लस l² की पावर 3/2। ठीक है, कलर नहीं समझ में आ रहा माय डियर फ्रेंड, कोई बात नहीं, चलो यहाँ तक क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। न्यू लाइन से चलते हैं, अगला आता है चूंकि L बहुत छोटी राशि है इसलिए l² को छोड़ने पर। इस लाइन को आज एक बार फिर देख लो, हमने आप उस वीडियो में बताया था,
बहुत सारे बच्चों के एल स्क्वायर क्यों छोड़ते हैं, हमने आपको बताया था बेटा कि जैसे अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं, चलिए देखो 1 आएगा। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा। मेरी कहने का मतलब अगर एक का स्क्वायर करते 1 आता है, और एक से बड़ी जितनी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वो संख्या उससे भी बड़ी, जैसे 3 का स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं हमेशा एक से बड़ी संख्या का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो संख्या से बड़ा आता है। 3 से 9 हुआ, 2 से 4 हुआ, बड़ा आता है। लेकिन यदि हम 1/2 का स्क्वायर कर दें, किसका स्क्वायर कर दें, 1/2 का स्क्वायर कर दें तो आपका आएगा 1/4 आएगा। यदि हम 1/4 का स्क्वायर कर दें, यदि हम 1/4 का स्क्वायर कर दें तो आएगा 1/16। कितना आएगा, 1/16 आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी एक से छोटी संख्या का वर्ग करते हैं, क्या करते हैं, एक से छोटी, यदि माय डियर फ्रेंड, यदि हम एक से छोटी संख्या का वर्ग करते हैं तो वो संख्या उससे भी छोटी आती। कैसे, देखो 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/2 का मतलब आधा होता है, आधे का स्क्वायर किया हो गया 1/4, मतलब चौथाई हो गया। जब हमने 1/4 का चौथाई का वर्ग किया तो हो गया 1/16, मतलब 1 रुपए में 16वां भाग, और छोटी हो गई। तो इसी प्रकार मेरे कहने का मतलब है, जब हम किसी छोटी राशि का, अर्थात एक से छोटी यानी बहुत छोटी राशि का वर्ग करेंगे या घन करेंगे तो वो राशि और छोटी वर्ग करते जाएंगे, संख्या उतनी ज्यादा छोटी होती चली जाएगी माय डियर फ्रेंड, यानी बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। इसलिए चूंकि एल बहुत छोटी राशि है, क्योंकि हमने बताया वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो एक, हम क्या मानते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव की अल्प लंबाई बहुत छोटी 2l मानते हैं, फिर 2l की आधी l कर दी, फिर उसका वर्ग कर दिया तो वो संख्या और छोटी हो जाएगी। इसलिए जो एल स्क्वायर होता है ये बहुत ही नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए हम एल स्क्वायर को छोड़ देते हैं। इतनी बात क्लियर है, कुछ बच्चों ने पूछा था तो यहाँ से हमने सिखाई, क्लियर कर दें। ठीक माय डियर फ्रेंड, इसके बाद हमारा आता है जब एल स्क्वायर को हम छोड़ देंगे, पीछे था एल स्क्वायर छोड़ देंगे कट जाएगा। देखो कैसा, इधर देख लो ना समझ में, पीछे देख लो एकदम। देखो एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, जब एल स्क्वायर को छोड़ेंगे तो एल स्क्वायर हमारा ये रहा माय डियर फ्रेंड, कलर चेंज नहीं समझ, ये देखो एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, जब हम एल स्क्वायर को छोड़ेंगे तो ये हमारा एल स्क्वायर माय डियर फ्रेंड 0 हो जाएगा। एल स्क्वायर छोड़ देंगे तो यहाँ से एल स्क्वायर छोड़ेंगे, यहाँ से जब आर स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो 2 से 2 माय डियर फ्रेंड कैंसिल, तो हमारा कितना आर की पावर 3 बन जाएगा। बस कितना बन जाएगा माय डियर फ्रेंड, आर की पावर 3। और यही हमारा अगली न्यू लाइन से आ रहा है। देखो यहां से क्या हो गया, 2ql बन गया, और यहां पर कितना बन गया, r की पावर 3। चूंकि हमें पता है p बराबर क्या होता है माय डियर फ्रेंड, p बराबर होता है 2ql। इस 2ql की जगह हमने किसका मान रख दिया माय डियर फ्रेंड, इस 2ql की जगह हमने p रख दिया। यहां से आपका आंसर आ गया कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/RQ। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र। ये देख लो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2ql/RQ, यही हमारा हो गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है, हमें संभवता है कि आपको जब समझ में आया होगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, फिर भी अगर कोई आपका क्यूरी रह गई हो तो हमें मैसेज के द्वारा जरूर बताएं। देखो दोनों देख लो बेटा, एक हमने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू नहीं था, क्या था, P। क्या बताया था, P, और वो भी P क्या कौन सी थी, 2P, याद होगा 2P/RQ, याद है 2P/RQ। अब याद कर लो 2P/RQ। अब यहां से याद कर लो माय डियर फ्रेंड, इन दोनों में क्या अंतर है, बताओ, इन दोनों में क्या अंतर है माय डियर फ्रेंड, बताओ, अगर किसी को याद होगा तो पता होगा। देखो ये जो लिखा है 2P/RQ, ये किसका होता है, ये होता है अक्षीय स्थिति का। किसका होता है माय डियर फ्रेंड, ये आपका होता है अक्षीय स्थिति का। किसका होता है, अक्षीय स्थिति का। याद आया सबको, याद है जो हमारा 2P/RQ होता है वो हमारा माय डियर फ्रेंड अक्षीय स्थिति को होता है, और 2 हटा देते हैं, यानी सिर्फ P/RQ जो होता है, यानी सिंपल भाषा में बोले माय डियर फ्रेंड, P/RQ जो होता है वो आपका होता है निरक्षीय स्थिति में। दोनों याद रहेंगे, अक्षीय स्थिति में होता है 2P/RQ और निरक्षीय स्थिति में होता है P/RQ। ये माय डियर फ्रेंड, यहाँ से आपकी अक्षीय और निरक्षीय के दोनों तीव्रताओं के
फॉर्मूला हो गए। अब इसी प्रकार अक्षीय और निरक्षीय के दो और डेरिवेशन होंगे माय डियर फ्रेंड, वो होंगे विभव के, यानी अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ओके माय डियर फ्रेंड, संभवतः आपको सही समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ ही ये जो हमारा फिजिक्स का वीडियो चल रहा था, इसी के साथ ही समाप्ति की ओर चल रहा है। संभवतः आपको समझ में आया होगा। जो भी आपकी क्यूरी हो पढ़ते रहें, और इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। न्यूमेरिकल की जो हमने पीडीएफ दी है उसे आप लगाएं, उसमें जो भी प्रश्न आए उन्हें लगाते रहें। कल या परसों में आपको उस पीडीएफ का एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और उस वीडियो को देख लेंगे। पहले प्रयास करेंगे, फिर वीडियो को देखेंगे। ओके, गुड बाय, खुश रहें, खुशहाल रहें। ओके, गुड बाय, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड।